हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के द्वितीय सेमेस्टर में अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट बी के सिलेबस में 4 यूनिट्स हैं। सबसे पहली यूनिट है इंटीग्रल कैलकुलस फर्स्ट, सेकंड यूनिट है इंटीग्रल कैलकुलस सेकंड, उसके बाद ज्योमेट्री की 2 यूनिट्स हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2 डायमेंशनल एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 3 डायमेंशनल। सबसे पहले आज हम इंटीग्रल कैलकुलस फर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे और इसमें सबसे पहले आपके जो बेसिक है इंटीग्रेशन, जिसको हम हिंदी में समाकलन भी कहते हैं, उसके बारे में आज पढ़ेंगे कि समाकलन क्या होता है। जो बच्चे 12th करके आए हैं वो समाकलन को अच्छे तरीके से जानते होंगे और बाकी सारी चीज़ें समाकलन से संबंधित हम अपने इस वीडियो में देखेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं सामने स्क्रीन पर इंटीग्रेशन जिसको हम समाकलन भी कहते हैं, इट इज़ द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। मीन्स ये अपकलन का एक विपरीत स्वरूप होता है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपके देखिए बॉक्स में एक सामने लिखा है कि इफ़ डिफरेंशिएशन डी ओवर डी एक्स डिफरेंशिएशन ऑपरेटर होता है, differentiation of fx is equal to small fx, then the integration of small fx is equal to capital Fx। तो इस रेक्टेंगुलर बॉक्स में आप ये देख पा रहे हैं कि पहले आपको एक डिफरेंशिएशन दिखाया गया है, किसी कैपिटल fx फंक्शन का डिफरेंशिएशन स्मॉल fx आया है और उसके बाद उसका इन्वर्स किया है कि स्मॉल fx फंक्शन का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर वही वापस कैपिटल Fx आ जाएगा। यहाँ पर जो ये आपको एक सिंबल दिखाई दिया है, इट इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। ये समाकलन का चिन्ह होता है एंड x इज द वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। और यहाँ पर जो आपका समाकलन है वो x के सापेक्ष है और dx डिनोट्स इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x, और जो dx है वो x के सापेक्ष समाकलन को प्रदर्शित करता है और fx वह फंक्शन है जिसका समाकलन किया जाना है। लेकिन नेक्स्ट चलते हैं। कुछ हमारे पास यहाँ पर रिजल्ट्स हैं समाकलन और अपकलन से संबंधित, हम दोनों को साइड बाय साइड देख सकते हैं यहाँ पर। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि पहला जो रिजल्ट है दिस वन कि डिफरेंशिएशन डी ओवर डी एक्स, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ये एक डिफरेंशिएशन ऑपरेटर है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर n इज इक्वल टू एन एक्स की पावर n-1। ये आप सभी लोग जानते होंगे, आपने अपकलन पढ़ा है और ये फार्मूला बहुत ही वेल नोन फार्मूला है। और यहाँ पर x की पावर n का आपने डिफरेंशिएशन किया एन एक्स की पावर n-1। आगे देखिए नेक्स्ट क्या किया है कि यहाँ पर इसका उल्टा कर दिया गया है। जैसे कि आपको बताया था कि समाकलन अपकलन का ही विपरीत स्वरूप होता है। तो यहाँ पर किया गया है इंटीग्रेशन ऑफ एन एक्स की पावर n-1 डी एक्स प्रदर्शित करता है कि आप x के सापेक्ष समाकलन करने जा रहे हैं इज इक्वल टू एक्स की पावर n, या इसको हम दूसरे रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं। दिस वन मीन्स हमने यहाँ पर n की जगह n+1 रिप्लेस कर दिया है, तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ x की पावर n dx इज इक्वल टू एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1। अब देखिए चूँकि नीचे यहाँ पर डेनोमिनेटर में n+1 है तो आपका n का मान -1 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर n का मान -1 हो जाएगा तो नीचे डेनोमिनेटर में आपका 0 बन जाएगा और 0 बनने के कारण इसका रिजल्ट अनंत हो जाएगा। तो n इज इक्वल टू -1 पर ये रिजल्ट होल्ड नहीं करता है, वैलिड नहीं है। सो जब n का मान -1 होता है तब देखिए हम ये जो दूसरा आपका फार्मूला है ये यूज करते हैं दिस वन। तो जब यहाँ पर n का मान -1 होगा तो x की पावर -1 यानी 1/x हो जाएगा, और 1/x का जैसे कि आप दूसरे फार्मूले में देख पा रहे हैं इज इक्वल टू log x प्लस c। देखिए यहाँ पर सारे फार्मूले, बहुत सारे फार्मूले लिखे हुए हैं। यहाँ पर c कहलाता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये c क्यों ऐड किया जाता है ये हम आपको अभी बाद में बता देंगे जब हम पढ़ेंगे। अभी ये हम इंडेफिनिट इंटीग्रल्स पढ़ रहे हैं, मीन्स यहाँ पर कोई भी आपकी उच्च सीमा और निम्न सीमा नहीं है, तो ये इंडेफिनिट इंटीग्रल्स होते हैं।
तो इंडेफिनिट इंटीग्रल्स में जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करके चलते हैं। तो इसी टाइप से देखिए थर्ड रिजल्ट है ई की पावर एक्स का अपकलन ई की पावर एक्स होता है तो समाकलन भी ई की पावर एक्स प्लस सी। इसी प्रकार से आपके अदर रिजल्ट्स है, जैसे कि हम जानते हैं पांचवा रिजल्ट अगर आप देखें साइन एक्स का समाकलन क्या होता है कॉस एक्स, तो इसी प्रकार से कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन एक्स और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ऐसे बहुत सारे आगे रिजल्ट्स हैं इंटीग्रेशंस के जो आप यहाँ से देख सकते हो और इनको नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन है, आप जानते हैं कॉट एक्स का होता है माइनस के कॉसेक स्क्वायर एक्स। सो अगर आप इसको इंटीग्रेशन में देखेंगे तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी। सो सारे फार्मूले जो लेफ़्ट साइड में हैं ये अपकलन या डिफ्रेंशिएशन के फार्मूले हैं और राइट साइड में उनको इन्वर्स कर दिया गया, उनका उल्टा कर दिया गया और उल्टा करने पर आपको समाकलन के रिजल्ट्स प्राप्त हो रहे हैं। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सारे रिजल्ट्स ट्रू हैं और समाकलन को अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए ज़रूरी है कि पहले आप अपकलन को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लें। जितना अच्छा आपका अपकलन होगा उतना ही अच्छा आपका समाकलन भी होता है। हालांकि समाकलन में कुछ एक्सटेंडेड रिजल्ट्स भी होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 11वें नंबर में कि साइन इनवर्स एक्स का अपकलन डी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो उसका देखिए उल्टा कर दिया गया है यहाँ पर। सो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। तो ये रिजल्ट है, या माइनस के कॉस इनवर्स एक्स भी इसका रिजल्ट हो सकता है। सिमिलरली टेन इनवर्स एक्स का हम जानते हैं अपकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स। तो ये बहुत सारे रिजल्ट्स हैं और जैसे कि इस बार आपके मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आने हैं तो आपके रिजल्ट्स स्ट्रांगली याद होने चाहिए ताकि आप से जब भी पूछा जाएगा तो आप उसका सही जवाब दे सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट चलते हैं हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशंस क्यों ऐड करते हैं इस पर हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पर अगर आप देखें फॉर एग्जांपल कि cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, ये हम सब जानते हैं और यहाँ पर हमने sin x प्लस 4 लिख दिया है और यहाँ पर हमने sin x माइनस 11 लिखा है। सो अगर देखा जाए तो पहले इंटीग्रेशन में हमने जो कांस्टेंट है वो 0 ऐड किया है या ऐड नहीं किया है, क्योंकि 0 को ऐड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दूसरे इंटीग्रेशन में हमने 4 ऐड किया है और तीसरे इंटीग्रेशन में -11। सो ऐसे ही आप बहुत सारे कांस्टेंट्स ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सो हम किसी पर्टिकुलर कांस्टेंट को ना कहकर हम केवल इसके स्थान पर c डाल देते हैं। ना तो हम 0 की बात करेंगे, ना हम 4 की बात करेंगे, ना हम -11 ना -100 किसी की बात नहीं करेंगे, हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c डालते हैं। अब देखिए एक तो ये बात हुई कि हम क्या डालते हैं, तो हम कांस्टेंट c डाल देते हैं, किसी पर्टिकुलर वैल्यू को देने के स्थान पर हम c उसमें पुटअप कर देते हैं। अब ये डालते क्यों हैं, इसकी क्या ज़रूरत होती है, ये देखिए यहाँ पर अगर लेफ़्ट साइड में आप देखें तो sin x प्लस 4 sin x एंड sin x माइनस 11, इन दोनों का तीनों का अगर समाकलन किया जाए sin x का sin x प्लस 4 और sin x माइनस 11 तो सबके रिजल्ट्स क्या आता है cos x ही आता है। तो इसका मीन्स ये है कि आप जब कांस्टेंट ऐड करते हैं और जब उसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो उस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन चाहे कितना ही भी बड़ा कांस्टेंट क्यों ना हो या कितना भी छोटा कांस्टेंट क्यों ना हो, तो वो उसका डिफरेंशिएशन करते समय उसका रिजल्ट 0 हो जाता है। इसीलिए हम अपने जो रिजल्ट होता है इंटीग्रेशन में कांस्टेंट ऐड करके चलते हैं। हालांकि निश्चित समाकलन जब हम करते हैं तो इस कांस्टेंट को ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है। सो देखिए आगे फर्दर कुछ रिजल्ट्स भी हैं इंटीग्रेशंस के। देखिए पहला है दिस वन कि अगर आपका कोई फंक्शन कोई एक स्केलर के
कि एक अदिश राशि है, इससे मल्टीप्लाई है, कांस्टेंट है, तो आप उस कांस्टेंट को बाहर भी निकाल सकते हैं। पहला रिजल्ट ये है कि और इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स। सेकेंड रिजल्ट है आपका, देखिए सेकेंड रिजल्ट देखते हैं कि इंटीग्रल एफ वन प्लस एफ टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, अलग अलग इंटीग्रेशन आप करके लिख सकते हैं इनका, इंटीग्रेशन एफ वन एक्स प्लस या माइनस में अगर फंक्शन है प्लस माइनस इंटीग्रेशन एफ टू एक्स। सो मीन्स अगर आपके प्लस या माइनस में दो या उससे ज़्यादा फंक्शंस है तो आप अलग अलग उनका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। बट ध्यान रखिए कि अगर दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हैं या दो फंक्शन डिवाइड फॉर्म में हैं तब आप उनका इंटीग्रेशन अलग अलग नहीं कर सकते। डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन के लिए कुछ रूल्स होते हैं। यहाँ पर आप सोचेंगे कि पहले रिजल्ट में केस है ये मल्टीप्लाई है, बट मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि यहाँ पर के एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो कांस्टेंट को इंटीग्रेशन के बाहर निकाल सकते हैं। बट कभी भी दो फंक्शन की मल्टीप्लाई में आप उसको सिंपली नहीं करेंगे। फंक्शन की मल्टीप्लाई और डिवाइड के केस में अलग फार्मूले हैं इंटीग्रेशंस के, जो हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है, और कल हम कुछ क्वेश्चंस जो कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे उनको सॉल्व आउट करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर वाचिंग।